माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग सब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मॉडल क्वेश्चन कर लिए और आप लोगों को इंतज़ार था इंग्लिश का। तो इंग्लिश का आज आप लोग का सेट 1 इंग्लिश स्कोर का के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन मैं देने जा रही हूँ। और क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, सबने बना लिया है, लेकिन अब श्वेता मैम पढ़ा रही हैं तो कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो ज़्यादा मिलेगा। ये 40 क्वेश्चन पे अगर हम लोग 3 क्वेश्चंस और करते जाए तो करीब 120 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे हम लोग, थोड़ा देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे डिस्कशन देना है, कैसे हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें अभी सीखने वाले हैं। तो ये आपका इंग्लिश स्कोर का आप देख सकते हैं, सेट 1 के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़े चेंजेस आए हैं। पहले 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था और 100 मार्क्स के पूरे जो क्वेश्चंस होते थे, पेपर 100 मार्क्स के होते थे, तो 12 मार्क्स का आपका पैसेज होता था, 8 मार्क्स का नोट मेकिंग होता था, 20 मार्क्स का वो भी अभी रिड्यूस होकर 10 और 8 हो गया है। तो हर क्वेश्चन में से 2-2, 3-3 नंबर रिड्यूस किए गए हैं। जैसे आपके रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स के होते थे, अब आपका 8 मार्क्स का है। नोटिस 5 मार्क्स का होता था, अभी 3 मार्क्स का है। तो मार्किंग पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस आए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, रिपोर्ट, नोटिसेस, लेटर्स ये सब लिखने होते थे, अब लिखने भी हैं और उसके फॉर्मेट पे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो जो चेंजेस है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आपके अभी के पैटर्न में 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव, 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट जो आपका कॉलेज एग्ज़ाम लेगा उसके आधार पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हम लोग 80 मार्क्स के लिए काम करेंगे और 80 में भी अभी जो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट, चलते हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या हम लोग फ़ायदे ले सकते हैं वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हम देख सकते हैं, ये देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपको रिपोर्ट राइटिंग से। तो शुरू वाले सारे क्वेश्चंस आपके राइटिंग सेक्शन के हैं। राइटिंग सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है। तो रिपोर्ट राइटिंग, नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट राइटिंग जो भी होता है वो किसी भी बीती हुई घटना का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है। जो भी घटना अभी घटी है उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट कहाँ पे होता है? रिपोर्ट न्यूज़पेपर में होते हैं। रिपोर्ट कहाँ होते हैं? रिपोर्ट मैगजीन्स में होते हैं। तो न्यूज़पेपर में आप देख लो, किसी तरह का अगर रोड एक्सीडेंट होता है, रॉबरी होता है, फायर होता है, तो ये सब जाते हैं न्यूज़ में। आपका मैगजीन्स के लिए भी रिपोर्ट होते हैं। अगर स्कूल में, कॉलेज में कुछ कल्चरल प्रोग्राम हुआ, क्विज़ हुआ तो रिपोर्ट होते हैं। तो रिपोर्ट में याद रखना है कि रिपोर्ट जब भी होगा तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा और जो इमीडिएट जो घटना घटी है उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो जो इमीडिएट घटी है वो ऑलवेज क्या होगा? पास्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपका दे रहा है प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, इमीडिएट पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं इमीडिएट पास्ट फॉर्म। अब रिपोर्ट राइटिंग, आप लोगों को भी रिपोर्ट दिख रहा है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा? रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? टाइटल लगाते हैं। सबसे पहले कहिए, टाइटल कहिए या हेडलाइन कहिए, ये टाइटल लगाएंगे या हेडलाइन लगाएंगे। उसके नीचे आपका बाईलाइन होता है। बाईलाइन मतलब जो भी रिपोर्टर है उनका नेम होगा यहाँ पे। ओके, बाईलाइन। बाईलाइन के बाद ये रिपोर्ट किस जगह से निकली है और किस डेट को निकली है, किस जगह से और किस डेट को निकली है। तो प्लेस मान लीजिए अगर न्यू दिल्ली से है तो लिख दिए न्यू दिल्ली। और डेट जब भी आपका जो भी इवेंट घटा है, जैसे आज आपका 16 है तो 16 जनवरी 2023। उसके बाद हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ रिपोर्ट राइटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या लगाना है? टाइटल लगाना है, हेडिंग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे रिलेटेड है। देखिए, यू आर सुधांशु ऑब्लिक सुनिधि। आप सुधांशु हैं या सुनिधि हैं? ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप रिपोर्टर हैं किसके? टाइम्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे
रिपोर्ट किसके लिए लिखना है, न्यूज़पेपर के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखना है। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी। अभी आपको बोला गया है कि डे लाइट रॉबरी हुआ है, जो दिन दहाड़े डकैती होती है, उसका रिपोर्ट आपको कवर करना है। When the inmates were present in a house, जबकि उसमें रहने वाले घरी में थे, उस समय जो दिन दहाड़े डकैती होती है उसका कवरेज आपको लेना है। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तो जो आप रिपोर्ट लिखेंगे उस रिपोर्ट का सही टाइटल क्या होगा। तो अभी मैंने जैसा बताया फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा, जो फैक्ट्स होंगे वही आपको रिपोर्ट में लिखने होते हैं और आपको टाइटल भी सुटेबल लेना है। तो टाइटल क्या क्या हो सकता है, ए रॉबरी इन माय फ्रेंड्स होम, क्या आपको लगता है? नहीं लगता है, नहीं होगा। ए लाइट रॉबरी, हल्की सी चोरी, हल्की सी डकैती, नहीं होगा। ए डे लाइट रॉबरी, तो चूंकि क्वेश्चन में कहा है तो आराम से यहाँ से ले सकते हैं 2 का सी। तो जो बच्चे डिटेल्स पढ़े हैं वो भी, जो अगर थोड़ी बहुत कम भी पढ़े हैं तो क्वेश्चन समझ के आप वहाँ से आराम से इंग्लिश में आंसर लगा सकते हैं। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहती आ रही हूँ कि ठीक है आपने 2 साल क्या पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, थोड़ा कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, लेकिन अभी जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे रेस में वही विनर होंगे। ये लास्ट टाइम जो रनिंग होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे वो आगे निकलेंगे। तो अभी आपका एक एक समय कीमती है, एक एक पल कीमती है, और मैं कहती हूँ कि बस यहाँ जो पढ़ाई हो रही है आप अच्छे से उसको कवर कर ले तो यू विल बी द विनर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रिपोर्ट राइटिंग की। आपको रिपोर्ट है, लेटर है, नोटिस है, आर्टिकल है, ये सब जैसे जैसे क्वेश्चन आता चलेगा मैं कुछ आपको उस पर बताती चलूँगी। तो अब आ गया लेटर्स टू एडिटर आर रिटन फॉर। तो लेटर्स में भी आपके फॉर्मल लेटर हैं, इनफॉर्मल लेटर हैं, उसी में एक आता है आपको लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, इंक्वायरीज़ है, कंप्लेन है। तो उसमें एक है लेटर टू एडिटर। तो आप लोगों को पता होगा एडिटर किस चीज़ के लिए होता है, न्यूज़पेपर के लिए होता है। एडिटर किसके लिए होता है, न्यूज़पेपर के लिए होता है। तो लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। लेटर टू एडिटर किसके लिए है, न्यूज़पेपर के लिए। और अगर लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट की बात करूँ तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लूँ तो हम लोग देख पाएंगे कि अगर हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं, ये फॉर्मेट में बता दूं कि इस पे और भी क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। लेटर टू एडिटर का अगर फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। तो जो लेटर लिख रहा है उसका पता, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आपका आता है डेट, फिर क्या आता है डेट। डेट के बाद आएगा आपका एड्रेस ऑफ एड्रेसी या रिसीवर्स एड्रेस, जो भी आप कह लें, एड्रेस ऑफ एड्रेसी और रिसीवर्स एड्रेस, जो भी आप कह लें। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ एड्रेसी। इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, किस बारे में आप कहना चाहते हैं। इसके बाद आएगा सैल्यूटेशन। तो लेटर टू एडिटर में जनरली हम लोग सर ऑब्लिक मैम, सर ऑब्लिक मैम। तो जैसा कि मैं क्लास में भी बोलती हूँ सर ऑब्लिक मैम, या तो सर लिखो या मैम लिखो, दोनों ऑब्लिक लगा के मत लिखना। तो ये सैल्यूटेशन की बात होती है, हम लोग कैसे सैल्यूटेशन देते हैं। तो इसमें आपको और भी क्वेश्चंस मैंने जो ऑब्जेक्टिव करा है उसमें देखा है कि डेट कहाँ पे आना चाहिए। तो डेट कहाँ आना चाहिए, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में आना चाहिए। एड्रेस ऑफ एड्रेसी और रिसीवर एड्रेस के ऊपर डेट आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है कि सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए। अलग अलग लेटर्स में अलग अलग सैल्यूटेशन होते हैं। तो लेटर टू एडिटर में क्या होना चाहिए। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हम लोग कर चुके हैं, अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो
4th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर। आ ही गया, मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होगा, सर ऑब्लिक मैडम और मैम, जो भी आप लोग बोले। तो ये आ गया आपको लेटर से। लेटर से और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोटिस। तो नोटिस राइटिंग भी हम लोगों को करना है। नोटिस राइटिंग में, नोटिस राइटिंग का मकसद क्या होता है, टू गिविंग एन इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगर आप स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हो तो नोटिस निकालते हो, एग्जामिनेशन होता है तो नोटिस निकलता है, अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे तो नोटिस निकलेंगे। तो नोटिस का पर्पस होता है टू गिविंग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करने का माध्यम है कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसका क्या करें हम लोग, नोटिस निकालें। तो ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, ओके, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, न्यूज़ नहीं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ये हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ओके। तो 5th क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा, क्या चीज़, कम्युनिकेशन, ओके। तो हमने क्या देखा, रिपोर्ट राइटिंग देखा, लेटर देखा, नोटिस देखा। अब आ गया आपका आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल, अगर कोई भी टॉपिक आपको दे दिया गया, से नो टू पॉलीबैग, या कोई भी टॉपिक आपको दे दिया गया तो उस पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया। तो आर्टिकल में भी आप पहले क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, उसके बाद बाईलाइन लिखते हैं, आर्टिकल किसने लिखा, उसके बाद आर्टिकल लिखना शुरू कर देते। तो इसके फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आर्टिकल जब लिखते हैं तो आर्टिकल 3 पैराग्राफ में होने चाहिए, और आर्टिकल में आप जो सोच रहे हैं या जो समझ रहे हैं या आप सजेशंस दे रहे हैं वो सब आप डाल सकते हैं। तो आर्टिकल और रिपोर्ट में क्या अंतर है, रिपोर्ट कोई भी बीती हुई घटना है, ठीक है, कोई बीता हुआ इवेंट है, तो उसमें आप कुछ भी अपने मन से नहीं डाल सकते, दैट इज़ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ओके। बट आर्टिकल अगर आपको लिखने के लिए कहा गया तो आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो सजेशंस है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, ओके। तो इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। तो जैसा मैंने बोला कि आर्टिकल 3 पैराग्राफ में होते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे नॉट, शुड नॉट इंक्लूड, ये टर्म पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुड नॉट इंक्लूड। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या नहीं होगा, अपील, ऑर्डर, मेजर, सजेशन। अपील हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं, हम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते। तो क्या नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। तो 6 का आपका क्या हो गया, ऑर्डर। 6 का आंसर क्या हो गया, ऑर्डर, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 7th क्वेश्चन तक हमारा राइटिंग सेक्शन कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम देख पा रहे हैं कि हमारा राइटिंग सेक्शन कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 से बुक की तरफ जा रहे हैं, फ्लेमिंगो बुक की तरफ। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में क्या मैंने बोला, हेडलाइन होगा। आर्टिकल में अभी जस्ट मैंने बताया था, हेडलाइन होता है एंड बाईलाइन होता है। जब आप टाइटल लिखते हैं जो आर्टिकल लिखता है, उसके अलावा उसके फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है। तो विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, चारों को चेक कीजिए। ग्रीटिंग ऑफ ऑडियंस नहीं होगा, हेडिंग तो होता है, सैल्यूटेशन नहीं होता है, थैंकिंग फॉर द ऑडियंस नहीं होता है, ये सब स्पीच में होता है। क्या होता है, हेडिंग एंड ऑब्लिक टाइटल। तो आर्टिकल में 2 ही चीज़ होता है, हेडिंग या टाइटल लिखे, नीचे बायलाइन आर्टिकल किसने लिखा, और आर्टिकल के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं होता है। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, आपने आर्टिकल का देखा, आपने नोटिस का तो फॉर्मेट मैंने नहीं बताया, बस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, नोटिस का फॉर्मेट भी बता दूंगी, और लेटर का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने देखा है, जो कि अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना है, बट अभी हम लोग को क्वेश्चन से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ओके। तो 7 तक हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा कवर कर रहा है कौन सा, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको कवर कर गए 7 क्वेश्चंस। अगर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं उसको भी रेडी करके आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करा दूंगी, ओनली फॉर राइटिंग सेक्शन, ओके।
अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं। तो आपका 2 बुक है, आप लोग सब लोग पढ़े ही हो, फ्लैमिंगो एंड विस्टास। फ्लैमिंगो में आपके 8 स्टोरीज़ हैं, और आपके 6 पोएम है, और विस्टास में 8 स्टोरी है। तो अब आपको ये भी ध्यान देना साथ साथ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि फ्लैमिंगो की जो स्टोरीज़ है उसे एक एक क्वेश्चन तो आया ही 8 से, किसी किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन 2-2 चैप्टर से हैं। कहने का मतलब है कि 8 है तो 10-11 क्वेश्चन आपके स्टोरीज से हैं। और पोएम पे तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पोएम आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, कहीं से भी 4-6 लाइन दे देंगे और उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये क्या कहता है, ये किस वजह से है, किस पोएम से है, इसके पोएट कौन है। और उसके बाद विस्टास पे चलेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग आ रहे हैं फ्लेमिंगो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो आप लोग को याद ही है, आपका पहला चैप्टर है लेकिन उसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन है बट इसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा कि लास्ट लेसन क्यों है। तो चलो इस पे 2-4-5 बातें कर लूँ ताकि आपके 5-6 क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो द लास्ट लेसन किसने लिखा, अल्फोंस डॉडेट। किसने लिखा, अल्फोंस डॉडेट। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। इसमें वॉर है, जैसा कि क्वेश्चन में है फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी, तो इस वॉर में जो है वो फ्रांस डिफीट खाया था बाय पर्सिया। तो फ्रांस इज डिफीटेड बाय पर्सिया। तो हार किसकी हुई थी, फ्रांस की हुई थी। फ्रांस इज डिफीटेड बाय पर्शिया। पर्शिया में थे कौन कौन, पर्शिया में थे आपके जर्मनी थे, पोलैंड थे एंड ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो पर्शिया में कौन कौन थे, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो पर्शिया जीत गया था, पर्शिया जीत गया था, फ्रांस हार गया था। तो फ्रांस में एक ऑर्डर आया था, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो फ्रांस कंट्री में एल्सेस एंड लॉरेन जगह हुआ करता था, वहाँ पे अब क्या चीज़ की पढ़ाई होगी, कल से केवल जर्मन की पढ़ाई होगी, फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। तो वहाँ पे फ्रेंच टीचर होते हैं एम हेमेल, जो कि 40 इयर्स से वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन अब चूँकि ऑर्डर आ गया है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो अब कल से जर्मन की पढ़ाई होगी, तो अब वहाँ पे फ्रेंच टीचर का कोई रोल नहीं है, इसीलिए एम हेमेल जो है अपना आखिरी लेसन दे रहे होते हैं। एम हेमेल जो टीचर हैं वो अपना आखिरी लेसन दे रहे होते हैं, इसलिए इस लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। नाम क्या है, द लास्ट लेसन। और बोलते हैं यू शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव, क्योंकि मैं आपको आखिरी लेसन दे रहा हूँ। तो बाकी तो डिटेल्स आप लोग किए ही हैं। अब पूछ रहा है विच कंट्री वॉज डिफीटेड, तो अब आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। विच कंट्री वॉज डिफीटेड, फ्रांस वॉज डिफीटेड एंड डिफीटेड बाय पर्शिया, डिफीटेड बाय पर्शिया। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका पहला कहानी हो गया, द लास्ट लेसन, इससे हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे एक एक कहानी से आपका एक एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स हम लोग किसमें पढ़े हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग। जो रैग पिकर्स हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं जिनका बचपन लॉस्ट हो गया है, ये कहानी लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जंग के द्वारा है। तो रैग पिकर्स जो है हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, तो ये कह रहा है कि जो रैग पिकर्स है वो दिल्ली के नज़दीक
सीमापुरी वाले इलाके में, दे आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मतलब दे आर रिफ्यूजी ना, केम फ्रॉम बांग्लादेश। तो वो 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पे बसे हुए हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कहाँ की नागरिकता है क्या है वो नहीं है, बट सबके पास क्या है, राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड उन लोगों के लिए ज़रूरी है क्या, कि उन लोगों को राशन कार्ड से फूड मिल जाता है। बट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, उन लोगों का क्या है, तो राशन कार्ड से उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और उन लोगों को क्या चीज़ से मतलब, वोट से मतलब है। तो रैग पिकर्स है, उसकी कहानी है, उसमें से एक है साहिब आलम, उससे काफ़ी बातें होती हैं। और उसके बाद दो कहानी है, एक कहानी मुकेश की है जो बैंगल मेकर्स होते हैं फिरोजाबाद के। तो ये दोनों की कंडीशन, दोनों जगह का कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है। तो अब कह रहा है कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। पासपोर्ट नहीं है, परमिट नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, क्या है उनके पास, राशन कार्ड है। सो दे आर इनेबल देयर नेम इन द वोटर लिस्ट। तो ये कहानी लॉस्ट स्प्रिंग से आपको एक क्वेश्चन लिया गया है। तो आप क्या क्या सीख लिए, सीमापुरी सीख लिए, स्क्वैटर्स सीख लिए, और आप लॉस्ट स्प्रिंग देख रहे हैं। साहिब आलम की कहानी है, मुकेश की कहानी है, जो मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर ड्राइविंग सीखना चाहता है। ऑल्दो वो बैंगल मेकर फैमिली से है, फिरोजाबाद से है, फिर भी वो थोड़ा सा अलग हट के करना चाहता है कि नहीं, मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपकी फर्स्ट लेसन से सेकेंड लेसन से, थर्ड लेसन आपका है डीप वाटर। थर्ड लेसन है आपका डीप वाटर। तो डीप वाटर से यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। ओके, डीप वाटर, दिस इज बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस। तो विलियम डगलस को वाटर से फियर हो जाता है। वाटर से फियर क्यों होता है, क्योंकि वाटर से फियर जब एक बार बचपन में अपने पापा के साथ बीच पे गए तो बीच पे समुद्र की लहरें आई और उनके ऊपर से निकल गई। वो लगा कि लगा कि पानी के अंदर चले गए, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो एक बार वो फियर था, बचपन का फियर। उसके बाद जब थोड़ा सा हिम्मत करके और आगे बढ़े, सोचे कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, तब तक एक लड़का उठा के उनको पानी में पॉन्ड में डाल देता है। तो उस समय जो निकलने के समय 2-3 बार नीचे गए, बाहर निकले, तो वो बहुत ज़्यादा फियर हो गया था। कुछ दिनों तक तो पानी के पास जाते भी नहीं थे। लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया, नहीं, मैं इंस्ट्रक्टर रखूँगा और मैं ट्रेनिंग लूँगा और मैं स्विमिंग सीखूँगा। और उन्होंने इंस्ट्रक्टर रखा। उन्होंने धीरे 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 पानी में पहले हाथ मारना, पैर मारना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सारे क्रॉल स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक सारे सिखाए। और फिर लास्ट में उसको बोले कि आप डगलस को कि आप पानी में जाइए, स्विम कीजिए। फिर भी जब भी ये पानी के पास जाते थे तो उनको थोड़ा ना थोड़ा फियर आ ही जाता था, टेरर आ जाता था। किससे टेरर, वाटर से टेरर। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि मिस्टर टेरर, मैं तुम्हें भगा ही लूँगा। और लास्ट में वो टेरर भगा लेते हैं और पूरा लेक को स्विम करके पार कर जाते हैं और बाद में वो बहुत बड़े स्विमर बने। ये कहानी थी डीप वाटर विलियम डगलस की। तो हम देख सकते हैं कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो ये शुरू में ही है कि ये जब 3 और 4 ईयर के थे, बहुत बचपन में, तभी अपने पापा के साथ गए थे कैलिफोर्निया बीच पे। और वहीं से समुद्र की लहरें आई तो इनको पानी में गिरा दी, और गिरा दी तो इनको फियर हो गया। पानी के नीचे ऑलमोस्ट चले गए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। उसी समय से थोड़ा थोड़ा फियर आ गया। बाद में जब पॉन्ड में गए तब तो बहुत ज़्यादा फियर आ गया। तो डगलस हैड एन अवर्जन टुवर्ड्स, क्या हो जाएगा, वाटर। आप आराम से कर सकते हैं। तो डीप वाटर से आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आपका है रैट ट्रैप। चैप्टर 4 है आपका रैट ट्रैप। रैट ट्रैप भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। रैट ट्रैप में पेडलर रहता है और पेडलर, रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी लेकर घूम घूम के वो चूहेदानी बेचा करता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आती है चूहेदानी बेचते बेचते, और वो अपने आप में सोचने लगता है कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप है, वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप है और हम लोग रैट हैं, हम लोग बेचारे, जो ज्वेल्स है, जो रिच है, जो होम है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, धन दौलत खुशी, इसके चक्कर में हम लोग
उस रैट ट्रैप के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और ये सब बेट है, चारे हैं। अगर हम धन लेने जाएं, कुछ लेने जाएं तो हमारे ऊपर रैट ट्रैप गिर जाती है और हम ट्रैप हो जाते हैं। इस आइडिया को वो बहुत इन्जॉय करता था क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तो वो दूसरे को फंसे हुए देख के बहुत इन्जॉय करता था, पेडलर। तो अब मैं कहानी देखूं कहाँ पे क्वेश्चन है। इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, दुनिया कैसा था, रैट ट्रैप जैसा, चूहादानी, और हम लोग उस बेट के आगे इर्द गिर्द क्या करते थे, घूमते थे और हम लोग उसमें फंसने के लिए तैयार होते थे। व्हेन वाज द, हाँ ये एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन और है इसमें, आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर 4 से भी आपका एक क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लखनऊ एनुअल कन्वेंशन, दैट इज इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंडिगो। इंडिगो जो नील की खेती होती थी और चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो शुरू हुआ था, ये उसी से लिया गया है। लुईस फिशर ने इस कहानी को लिखा है। लुईस फिशर बताते हैं कि गांधी जी उनको स्टोरी सुना रहे होते हैं, कब की, उस समय की, 1917। तो 1917 की सत्याग्रह होने के पहले की आखिर शुरुआत कहाँ से, तो 1916 दिसंबर में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी समय राजकुमार शुक्ला आए थे और गांधी जी से मिले थे, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो हम लोग क्वेश्चन पहले देख लें। व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1916 में। अब आप आ जाइए, ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, कब, दिसंबर 1916 में। कहाँ हुआ था, अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ आएगा, लखनऊ में हुआ था। ये किस चैप्टर से लिया गया है, इंडिगो। इंडिगो किसने लिखा, लुईस फिशर। लुईस फिशर ने लिखा। इसमें क्या हुआ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चला था दिसंबर 1916 में, तो गांधी जी के पास एक सामान्य से पीजेंट राजकुमार शुक्ला आए। राजकुमार शुक्ला आए और गांधी जी के पास जाके बोलते हैं कि आई एम राजकुमार शुक्ला, आई वांट टू लेट यू टू द माई विलेज चंपारण। ओके, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ पे, चंपारण में। तो गांधी जी के सामने अचानक से राजकुमार शुक्ला आए। वो तो राजकुमार शुक्ला को नहीं जानते थे, चंपारण का नाम भी नहीं सुने थे। तो वो उनको बोले कि ठीक है, अभी तो मेरा बहुत जगह अपॉइंटमेंट है, मैं देखता हूँ। वो हर जगह गांधी जी का पीछा किए, हर जगह फॉलो किए। तो गांधी जी उनके फर्मनेस, उनके टेनासिटी से इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनासिटी, फर्मनेस, कि कितने रिजोल्यूट हैं ले जाने के लिए। तो गांधी जी ने सोचा कि चलो एक बार चल के देखते हैं। और जब वो गए तो ये बहुत बड़ा क्रांति, चंपारण 1917, तो ये इसका वीडियो डिजिटल डेडिकेटेड पे इंडिगो का डाला हुआ है। बहुत ही लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस है, तो आप वहाँ से भी इस स्टोरी को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया दिसंबर 1916। तो 5th लेसन से भी आपका इंडिगो से भी क्वेश्चन आ गया। अब 6th लेसन है आपका पोएट एंड पैनकेक। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन सारे चैप्टर्स से लिए गए, मतलब बच्चे आपको सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने हैं। किसी को भी आप इग्नोर मत करना कि 1-2 चैप्टर छोड़ दिए, सब पढ़ा हुआ है, सब जान रहे हो, फिर भी एक बार लाइन बाय लाइन एकदम सारे चैप्टर्स को देख लो कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। मिडिल क्वेश्चन, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ, तो ये तो आपका स्टोरी है पोएट एंड पैनकेक। पोएट एंड पैनकेक बाय अशोक मित्रन, किसके द्वारा है, अशोक मित्रन। तो पोएट एंड पैनकेक्स में जो जेमिनी स्टूडियो, ये चेन्नई की जेमिनी स्टूडियो की कहानी है। जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग हुआ करते थे, ज़्यादा पोएट्स हुआ करते थे, बहुत राइटर्स हुआ करते थे, कुछ ना कुछ लिखा करते थे। तो पैनकेक जो था वो ब्रांड नेम था, क्या चीज़ का, मेकअप मटेरियल का। तो ये बहुत पहले की बात है, तो उस समय आज के ज़माने का लैक्मे, ओले और जो भी है वो सब नहीं हुआ करता था। तो वो पैनकेक मटेरियल आता था, पैनकेक ट्रक लोड में आता था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आता था, क्योंकि जो हीरो होते थे, हीरोइन होते थे, साइड हीरोज़ होते थे, सबके
सबके मेकअप करने के लिए वो बहुत क्वांटिटी में जेमिनी स्टूडियो में आया करता था। तो पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ व्हाट? मेकअप मटेरियल। केक मत लगा देना, ऐसा नहीं कि जो स्टोरी नहीं पढ़े हो केक लगा देना। ये क्या है? मेकअप मटेरियल है, जो कि बहुत पुराने ज़माने की हीरोइंस यूज़ किया करती थी। ओके। एंड हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? शुरू में ही दिया हुआ आपका मिस्टर वॉटसन। मिस्टर वॉटसन क्या थे? जेमिनी स्टूडियो के बॉस हुआ करते थे। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे, मतलब मिस्टर वॉटसन के ठीक नीचे कौन था? तो मिस्टर वॉटसन के ठीक नीचे ये थे कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू मिस्टर वॉटसन के नीचे थे। और ये जेमिनी स्टूडियो में आए तो थे बहुत ऑर्डिनरी, लेकिन इनके काम से, इनकी जो टैलेंट थी, स्किल की वजह से ये जेमिनी स्टूडियो में काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। और जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय जो मेकअप करता था, वो हमेशा कोटमंगलम सुब्बू से चिढ़ा रहता था कि उसकी जो स्थिति है, पैथेटिक कंडीशन है, वो किसकी वजह से है? कोटमंगलम सुब्बू की वजह से। ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वन इज 16th क्वेश्चन। हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डील? इंटरव्यू को ऑर्डील किसने कहा? तो इंटरव्यू को ऑर्डील किसने कहा? H.G. वेल्स ने। तो द इंटरव्यू, ये आपका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसमें आपने इंटरव्यू को पढ़ा है कि लोग जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो इंटरव्यू से भागते हैं, कतराते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उससे इतना क्वेश्चन करता है कि उनके बहुत सारे प्राइवेट लाइफ में भी इंटरफेयर करके आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है। तो H.G. वेल्स ने तो ऑर्डील बोला, सॉल बिलो ने क्या बोला? थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप। इतना क्वेश्चन करता है कि बस ठंडी सांस ले रहे हैं। लेविस कैरल, उनको भी हॉरर था, क्या चीज़ से? इंटरव्यू से। तो अलग अलग सेलिब्रिटी ने इंटरव्यू को क्या बोला, ये भी आपके बुक में है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसको आपको रिवीजन कर लेना है। ये है आपकी सोफी एंड जेंसी की कहानी। क्या है? गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस, ये आपकी फ्लेमिंगो की 8th कहानी है, गोइंग प्लेसेस। किसने लिखा है? A.R. बार्टन। एक और क्वेश्चन आपको, तो जैसा कि मैंने बोला कुछ कुछ क्वेश्चन साथ साथ करते चलो। तो ये किसने लिखा है? A.R. बार्टन। इसमें जो कहानी है वो सोफ़ी की है। सोफ़ी इज़ ए डे ड्रीमर। सोफ़ी क्या है? डे ड्रीमर। दोनों दोस्त हैं, दोनों स्कूल से साथ में निकलती हैं, दोनों दोस्त हैं, लेकिन सोफ़ी डे ड्रीमर है। जेंसी जो है ये बहुत ही रियलिस्टिक है, वो जानती है कि हम लोग सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री के लिए बने हैं, लेकिन सोफ़ी बड़े बड़े ख्वाब देखती है, डे ड्रीमर है। मेरा एक बुटीक होगा, मैरी क्वेंट जैसा मैं होंगी, मेरा जो शहर में शॉप होगा वो इकलौता शॉप होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। फिर वो सपने देखती है कि चलो बुटीक में टाइम लगा तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी, हीरोइन बनने से जो पैसा आएगा उससे मैं बुटीक चलाऊंगी। तो ये सोफ़ी एंड जेंसी की कहानी है। ये फ्रेंड्स भी हैं, क्लासमेट भी हैं। तो ये क्या हो गए? आंसर डी, बोथ बी एंड सी। तो सोफ़ी ड्रीम देखती है किसका? डेनी केजी, द आयरिश फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन काउंटिंग करते चलो। सोफ़ी किसके ड्रीम देखती है? डेनी केजी के, जो आयरिश फुटबॉलर है। डेनी केजी कौन था? फुटबॉलर था, तो उसके ड्रीम को देखा करती है। तो 17th में आपके आ गए ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन 7 तक हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन किया था, तो 10 क्वेश्चन मान के चलो कहाँ से आ गया? आपके फ्लेमिंगो के कहानियों से, प्रोज से। अब पोएम से देखिए, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को पोएम लाइन बाय लाइन, 6 पोएम है, छोटा छोटा है, लाइन बाय लाइन करना है तो आराम से हो जाएगा। सब किया हुआ है, बस रिवीजन करना है। तो ऐसे देगा आपको, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20। मतलब ये आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आपको 18, 19, 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो किस क्वेश्चन से, किस पोएम से है ये आपको पहले चेक करना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो हम लोग आराम से देख रहे हैं कि ये किससे है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट किसने लिखा? पेब्लो नेरूदा। तो ये पोएम कहाँ से है? कीपिंग
क्वाइट, कीपिंग क्वाइट किसने लिखा है? पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से? नेरूडा ये इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं देखोगे, When we count up to 12 and we all keep still, हम लोग सब क्या होंगे? शांत हो जाएंगे। मैं 12 तक गिनाऊंगा, सब शांत हो जाएंगे। वो कहना चाहते हैं कि सब लोग शांत हो जाए, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे जितने लोग हैं सब शांत हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आज रैट रेस है, भाग दौड़ है, सब भाग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा, कोई आस पड़ोस के बारे में नहीं सोच रहा, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा। तो जब हम लोग सब शांत हो जाएंगे, जब कोई कुछ काम नहीं करेगा, फैक्ट्रीज में काम नहीं होंगे, कार नहीं से चलेंगे, बसेस नहीं चलेंगे, तो हम लोग सब एक ही स्टेट, एक ही स्थिति में आएंगे। जब एक ही स्थिति में आएंगे तो क्या आएगा? ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस। दीज आर द की वर्ड्स। मैं बार बार बोलती हूँ, की वर्ड्स को आंसर में ज़रूर लिखना। क्या आएगा? ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस आएगा। हम लोग क्या करेंगे? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब शांत होंगे तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, निरीक्षण कर पाएंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे। हम लोग ह्यूमैनिटी की तरफ सोच पाएंगे, एक दूसरे के बारे में देख पाएंगे। तो जब हम लोग इतना देखेंगे, इतना सोचेंगे, तो जो फिशरमैन होंगे कोल्ड सी में, वो भी कुछ नहीं करेंगे। तो वो जो वेल्स है, जो भी सी एनिमल्स है, उस किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद जो मैन जो गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट निकाला है समुद्र से, निकाला है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट निकाले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। वो कभी ये नहीं देख पाते कि सॉल्ट निकालने के दौरान उनके हाथ कितने घायल हो चुके हैं। तो जब कुछ भी नहीं करेंगे, जब शांत होंगे, तो उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलेगा। तब वो सोच पाएंगे कि हमारे हाथ कितने हर्ट है, कितने घायल हैं। तो ये पेब्लो नेरूडा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट हम लोग क्वेश्चन के पास ही रहें। तो ये पेब्लो नेरूडा कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। हु इज द पोएट ऑफ द गिविंग एक्सट्रैक्ट पोयम? तो आप आराम से आंसर लगाते जाओ, पेब्लो नेरूडा। मैंने पहले ही कहा तुम लोग के लिए बहुत आसान है, बस तुम लोग को थोड़ा और रिवीजन कर लेना है। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? नॉट टू हार्म द वेल। अभी तुरंत हमने पढ़ा, तो 19 का क्या हो जाएगा? ए, नॉट टू हार्म द वेल। ओके, अब 20 क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, क्या चीज़ को देख पाएंगे? हर्ट हैंड्स। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पे ये क्वेश्चन लगा लिया, तो आपके 20 क्वेश्चन कवर हो गए। किसी भी पोएम से, 6 पोएम है, कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के आपके लिए क्वेश्चंस आ सकता है। समय अभी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा है, तो जो भी 6 पोएम है उसको आपको बार बार रीड करना है। सारे नोट्स आपके पास है, सब कुछ आप जान रहे हो, बस ये देखना है कि कहाँ से लिया गया है, कौन पोएट है, क्या कहना चाहता है, ताकि आपके क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। और जैसे मैं कहती हूँ कि 80 में आप 80 ला सकते हो, 79 ला सकते हो, 78 ला सकते हो, कि उससे नीचे की सोचना मत, क्योंकि बहुत आसान हो गया है, ऑब्जेक्टिव है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। बस रिवीजन करो और फुल में फुल मार्क्स लाओ। इंग्लिश में भी 199 आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जैसा। और अभी 20 के बाद मैं और डिस्कशन दूंगी। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जो मैं बार बार कहती हूँ क्या, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिजिक्स में मेहनत कर रहे हो, आप 99 ले आए, मैथ्स में ले आए 100 ले आए, ठीक है, और आपका केमिस्ट्री में भी 97 आ गया, PC, हाँ, फिर आप किसी ने C++ लिया है उसमें भी 91 आ गया, और इंग्लिश में अगर 65 लाया तो ओवरऑल आपके परसेंटेज क्या होंगे? डाउन हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में भी 90+ आ सकता है, 95, 96, 7 आएगा, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो हम लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की भी कर रहे हैं, तो बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने से अच्छा रहता है, मज़ा आता है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू
for 20 questions, and after that we will discuss 20 more question in next class. Okay, bye bye, best of luck.